तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूवी टेक चैनल में। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस रिलेटेड क्वेश्चंस, जो कि फुल डिटेल्ड होंगे एंड उसका आंसर होगा और उसके बारे में फुल डिटेल होगी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। उससे पहले अगर चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अच्छी लगे तो और शेयर कर देना। उसके बाद बाकी की सारी चीज़ें पीडीएफ वीडीएफ हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बी ऑप्शन आपका राइट है। और इसके फुल डिटेल्स में देखते हैं क्या होता है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा और ठगी का अंत किया, अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत की और भारतीय प्रशासन व न्यायिक प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधार किए। वे भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और ब्रिटिश समाज की शैक्षिक दिशा बदल दी। तो ये हमारा रहा फर्स्ट आंसर का फुल डिटेल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते अपना। महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला सत्याग्रह कौन सा था? तो कौन सा था? सी ऑप्शन राइट है, चंपारण सत्याग्रह था। राइट ऑप्शन सी, चंपारण सत्याग्रह। इसकी फुल डिटेल देखते हैं क्या है। चंपारण सत्याग्रह हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने किसानों की तिनकठिया प्रणाली, इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तिनकठिया प्रणाली के तहत, कौन सी प्रणाली थी? तिनकठिया प्रणाली के तहत मजबूरी में नील को इंडिगो बोलते थे की खेती करवाकर शोषण किया था और उनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। चंपारण सत्याग्रह इसलिए हुआ था क्योंकि अंग्रेजों ने किसानों को जबरन नील इंडिगो की खेती के लिए उनका शोषण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन मारा जाता है, 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह की शुरुआत में से 10 मई 1857 को हुई थी, जब भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह किया। तो मेरठ से ही यह विद्रोह दिल्ली और देश भर में फैल गया, जिसके अलग अलग नेतृत्व थे, जैसे लखनऊ, कानपुर, मेरठ, झांसी, इस तरह के अलग अलग नेता थे उनके नेतृत्व वाले, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। 1857 के विद्रोह की शुरुआत मेरठ में 10 मई 1857 को हुई थी, जब भारतीय सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। यहीं से यह आंदोलन पूरे भारत में फैल गया और यह देश का पहला स्वतंत्रता संग्राम बना। कौन सा? 1857 का विद्रोह। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो ये ऑप्शन राइट होगा, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। सुने, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल 1885 में हुआ। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में प्रारंभिक दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अंग्रेजों के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता मुंबई में की थी। वे एक प्रतिष्ठित वकील भी थे और भारतीय चेतना को जगाने में अग्रणी रहे थे। तो इसका इसमें कमेंट करके बताइए डब्ल्यू.सी. बनर्जी के बारे में और सारी डिटेल्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे आ जाता है अकबर के नवरत्नों के बारे में। अकबर के नवरत्नों में शामिल नहीं थे, तो इसमें से ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन अकबर के नवरत्नों में से नहीं है? बीरबल थे और टोडरमल थे और मानसिंह थे। राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, शिवाजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि बताइए कि जो अकबर के नवरत्नों में से फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, यानी कि वित्त मंत्री कौन थे अकबर के? तो शिवाजी के बारे में पढ़ते हैं। शिवाजी भोसले यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक और एक महान योद्धा व शासक थे, जिन्होंने 1874 में हिंदी स्वराज की स्थापना की। उन्होंने छापामार गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाकर मुगलों और अन्य शत्रुओं से संघर्ष लिया और एक संगठित प्रशासन व्यवस्था दी। उन्हें भारतीय नौसेना का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महत्वपूर्ण समुद्री सेना और कई दुर्गों का निर्माण करवाया था। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक और भारत के पहले महान सम्राट थे, जिन्होंने
321 ईसा पूर्व में विशाल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने चाणक्य की सहायता से नंदवंश, चाणक्य कौन था, चाणक्य की बुक कौन सी है, पहली अर्थशास्त्र, और सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर को पराजित करके अपना राज्य उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिण भारत तक फैलाया। उनका प्रशासनिक केंद्र पाटलिपुत्र था। उन्होंने प्रशासन व्यवस्था पर आधारित एक मजबूत और संगठित प्रशासन स्थापित किया। चाणक्य को कौटिल्य और समुद्रगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? हरिहर और भूका ने। हरिहर भूका थे, वो भाई थे, ने 1936 ईस्वी में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, जिसका उद्देश्य मुस्लिम आक्रमणों से दक्षिण भारत की रक्षा करना। ये दोनों पहले काकतीय और होयसल राज्यों से जुड़े थे, जिन्हें दिल्ली का सुल्तान द्वारा बंदी बनाकर इस्लाम कबूल करवाया गया, लेकिन बाद में संत विद्यारण की प्रेरणा से हिंदू धर्म लौटकर स्वतंत्र साम्राज्य की नींव रखी। हरिहर विजयनगर के पहले राजा बने और बाद में भूका ने साम्राज्य को रामेश्वरम से उड़ीसा तक विस्तार किया। भारत आने वाला पहला यूरोपीय कौन था? तो कौन था? डच नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड के निवासी थे, जिन्होंने भारत में 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी। भारत में उनका मुख्य उद्देश्य मसालों और वस्त्रों का व्यापार था। उन्होंने कोरोमंडल, बंगाल और गुजरात जैसे क्षेत्रों में व्यापारिक कोठियां स्थापित की थी। 1759 के बक्सर युद्ध के बाद भारत में उनका शासन और व्यवस्था अंग्रेजों की वजह से समाप्त हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की किस युग की थी? तो किस युग की थी? तो कांस्य युग की थी। कांस्य यानी कि ब्रोंज वह काल था जब मनुष्यों ने तांबे और रांगे को मिलाकर कांस्य धातु बनाई थी। तांबा एंड कांसा मिलाकर कौन सी धातु बनाई थी? कांसा यानी ब्रोंज। इस युग में धातु के औजार, हथियार और कई उपकरणों का विकास हुआ, जिससे सभ्यता को प्रगति तेजी हुई। उसके बाद महाभारत के रचयिता कौन है? तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। इनके बारे में देखते हैं। वेद व्यास महर्षि वेदों के संकलन और महाभारत के रचयिता थे। उन्हें भारतीय ज्ञान परंपरा का आधार स्तंभ माना जाता है, वेद व्यास जी को। उसके बाद भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। और इसके डिटेल देखते हैं। हीराकुंड बांध ओडिशा राज्य में महानदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड डैम महानदी पर है। और यह एशिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। और क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। यह बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई के लिए बनाया गया था। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा हमारी। और वैसे देखें तो हमारी आ जाती है बांग्लादेश मिलाकर तो ब्रह्मपुत्र हो जाएगी। तो राइट ऑप्शन सी। देखते हैं गंगा के बारे में। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है और इसका मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। यह भारत की सबसे पवित्र नदी है जो सुंदरवन डेल्टा बनाती है। पक्षीपात। थार मरुभूमि या मरुस्थल मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में है। थार मरुस्थल भारत के उत्तर पश्चिम में राजस्थान में स्थित है। यह महान भारतीय मरुस्थल कहा जाता है। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 25 सेंटीमीटर से भी कम होती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो हमारा दक्षिणी बिंदु कौन हो जाता है? इंदिरापन, जो कि कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में। सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? हमारा इंदिरा कॉल हो जाता है। सबसे मुख्य भूमि कन्याकुमारी। किबुथु हमारा हो जाता है सबसे पूर्वी। और पश्चिमी कौन सा होगा? कमेंट करके बताइए।
उसके बाद आ जाता है इंदिरा पॉइंट, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। यह बिंदु 2004 की सुनामी में कुछ भाग तक समुद्र में डूब गया था। उसके बाद सुनामी किस कारण से आती है? सुनामी किस कारण से आती है? सुनामी हमारी भूकंप के कारण से आती है, जैसे कि समुद्र में भूकंप आता है। तो पृथ्वी की सतह अचानक कंपन है कारण प्लेट के कारण अचानक कंपन के कारण प्लेट टकराव, ज्वालामुखी मापन, जो भूकंप होता है उसका मापा रिएक्टर स्केल से मापा जाता है और मार्केली स्केल प्रभाव पे और सिग्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जाता है भूकंप को। नुकसान गंभीर हो सकता है। भारत का रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो हमारा अग्रणी राज्य कौन सा हो जाता है? हमारा केरल अग्रणी राज्य है। भारत में रबड़ उत्पादन में अग्रणी राज्य केरल है। केरल में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ की खेती होती है, खासकर कोट्टायम और पथनमथिट्टा जिलों में। कितने टफ नेम। उसके बाद आ जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? पहले थी भारत की सबसे लंबी नदी, अब आ जाती है वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाती है, जो कि देखते हैं इसके बारे में। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदियों में से एक है। यह अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है। यह युगांडा, सूडान और मिस्र, इसे नील नदी को मिस्र की जैव रेखा भी बोला जाता है। इसकी कुल लंबाई 6,650 किलोमीटर है और यह नदी भूमध्य सागर में मिलती है। नील नदी का मुख्य स्रोत विक्टोरिया झील है। इतनी फुल डिटेल के साथ काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा नदी का उद्गम हमारा गंगोत्री से होता है। गंगोत्री उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह गंगा नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। यह भागीरथी नदी निकलती है जो आगे चलकर अलकनंदा से मिलकर गंगा कहलाती है। गंगोत्री मंदिर देवी गंगा माता को समर्पित है। भारत का सबसे बड़ा जिला क्षेत्र की दृष्टि से कौन सा है? तो हमारा हो जाता है लद्दाख। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो जम्मू कश्मीर से 2019 में अलग हुआ। इसकी राजधानी लेह है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ सिंधु, श्योक एंड झंस्कार हैं। लद्दाख अपनी ऊंचाई, ठंडे रेगिस्तान और बौद्ध मठों के लिए प्रसिद्ध है। कमेंट करके बताओ कि सबसे मशहूर और सबसे इम्पोर्टेंट लद्दाख का पास है यानी कि दर्रा कौन सा है। उसके बाद देखते हैं सुंदरवन डेल्टा किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर है? तो गंगा नदी पर है, जो कि अभी मैंने पहले ही बताया इससे पहले आपको। देखते हैं गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और प्रमुख नदी है। इसका उद्गम गंगोत्री से होता है, जो कि आपको पता हो चुका पहले ही। ग्लेशियर यानी कि गोमुख से होता है। ग्लेशियर को गोमुख भी बोलते हैं। इसे देख के करना, क्योंकि इससे गलत हो सकता है कि गोमुख और ग्लेशियर क्या होता है। गंगा की मुख्य सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, कोसी, सोन। यह बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलते हैं। गंगा नदी, इसकी कुल लंबाई 25 यानी 2525 किलोमीटर है। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? तो कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। भारत के संविधान को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार यानी कि अपनाया गया था। तो 26 नवंबर 1949 दिन भारतीय संविधान को अपनाया गया था यानी अडॉप्ट किया गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया था। देखा, इसी कारण 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। वे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई यानी बिहार में हुआ था। बिहार के लाल। वे एक स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान और संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे। इनका निधन
इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुआ था। तो इनकी कौन कौन सी समिति थी, समिति के अध्यक्ष थे, वो प्लीज बताइए और देख लीजिए इसको, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। इसकी समितियों की अलग एक ही वीडियो आ जाएगी। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है जिसमें 543 सदस्य होते हैं, जिसे सीट्स बोलते हैं, जिसे सीधे चुनाव से चुने जाते हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? तो कब जोड़े गए? 1942वां संविधान, आई थिंक 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। हाँ राइट, 42वां संविधान संशोधन के तहत समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 1976। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसमें हर 2 साल में 1/3 यानी कि 3 में से एक हिस्सा एक को निकाल दिया जाता है, सेवा में रिटायर कर दिया जाता है। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को अपनाया गया था ना, तो इसलिए संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था। लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राष्ट्रपति की नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश करता है। किस आर्टिकल के तहत? प्लीज कमेंट। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, परंतु ये सीनियरिटी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीशों की सलाह के आधार पर होते हैं। भारत में कितने राज्यों केंद्र शासित प्रदेश हैं? कौन सा होगा? 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, या फिर 29 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश, या 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश और 29 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश? तो इसका राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाता है, 28 राज्य एंड 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो 28वां राज्य कौन सा है और 28वां केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? प्लीज कमेंट। उसके बाद देखते हैं भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख है? तो हमारी ये पहली ही अनुसूची हो जाती है। पहली अनुसूची में भारत के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों की सूची और उनके सीमाओं का विवरण दिया गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी सूचियों के बारे में भी पूरी फुल डिटेल में आपको वीडियो मिल जाएगी, जिससे आपको नोट्स में भी मिल जाएंगे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में। ओके, नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो कौन करता है? संसद के दोनों सदन। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर करते हैं। तो प्लीज प्रेजेंट टाइम में कौन हमारे उपराष्ट्रपति हैं? प्लीज बताओ। आई थिंक नहीं, अब तुम्हें बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन करता है? तो हमारा CSO करता है। CSO यानी कि भारत की राष्ट्रीय आय, GDP और अन्य आर्थिक आंकड़ों का अनुमान और रिपोर्ट तैयार करता है जो सरकार की नीतियों और योजनाओं बनाने में उपयोगी होती है। CSO का फुल फॉर्म क्या है? GDP का पूरा नाम कौन सा होगा? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। कहाँ पे है देखो, डेवलपमेंट नहीं होगा, जर्नल नहीं, तो राइट ऑप्शन ए हो जाता है हमारा, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। GDP किसी देश की एक निश्चित समय में उत्पादन की गई सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? तो बी ऑप्शन, अप्रैल से मार्च। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होता है। 34, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो RBI हमारा केंद्रीय बैंक हो जाता है। RBI भारत का केंद्रीय बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो मुद्रा जारी करना, बैंकिंग प्रणाली का विनियमन, रिपो रेट दर करना और वित्तीय स्थिरता बनाए रखना को संभालता है RBI।
और ये बताओ, अभी हाल ही में करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि हाल ही में 100 का सिक्का किसके नाम पर यानी कि बनाया गया है, टकसाल किया गया है? तो प्लीज़ बताना जल्दी सर्च करके। मुद्रास्फीति को मापने के लिए किस सूचकांक का उपयोग किया जाता है? किस उपयोग है? सीपीआई का फुल फॉर्म। सीपीआई का उपयोग मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन को मापने के लिए किया जाता है, जो उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में औसत वृद्धि को दर्शाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा नहीं, वाशिंगटन डीसी। जिनेवा में किस का मुख्यालय है? प्लीज बताना। वाशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। इसका हेड कौन सा है? भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक ए ऑप्शन एम.एस. स्वामीनाथन है। वर्ल्ड के नॉर्मन बोरलॉग हैं। नॉर्मन बोरलॉग को भारत में हरित क्रांति का जनक, सॉरी इसमें गलत हो गया है, यहाँ पे इसको कट कर देना है। इतना एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को उच्च उपज वाली गेहूं और धान की किस्में के लिए। भारत की पहली महिला बैंक कौन सी है? तो भारतीय महिला बैंक है। देखते हैं। भारतीय महिला बैंक भारत की पहली महिला विशेष बैंक थी, जो महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण को स्थापित की गई थी। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो हमारा चंद्रमा हो जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथ यकृत यानी कि लीवर है, जो पाचन और विषहरण यानी विषहरण में महत्वपूर्ण होंगे। यानी कि जैसे कि विष वाला कोई काम हो गया तो उसको हरण यानी कि खत्म करने का काम करता है यकृत। पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस अंग से होती है? किससे होती है? जड़, तना, पत्ती, फूल, किससे होती है? बताओ जल्दी से। तो राइट ऑप्शन सी होगा, पत्ती से होती है। पत्तियां पौधे में प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की मुख्य जगह होती हैं, जहां सूर्य की ऊर्जा से भोजन ग्लूकोज का निर्माण होता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? ये तो इतना इजी तो क्वेश्चन बता लोगे ही। कौन सा होगा? सी ऑप्शन। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। पानी का रासायनिक सूत्र H2O। पानी का रासायनिक सूत्र H2O है, जिसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु हैं। ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये देख सकते हो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं और 1 ऑक्सीजन है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206। मानव शरीर में कुल हड्डियां कुल 206 हैं, जो शरीर को संरचना, समर्थन और गति प्रदान करती हैं। नेक्स्ट, सबसे हल्की धातु कौन सी है? अब ये ऑप्शन तुम बताओ कौन सी है? तो सी ऑप्शन इज राइट, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे हल्का गैस है। सोलर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का। सोलर सेल में सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो सूर्य की रोशनी को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ये तो इसमें बताओ फिजिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट 48वां क्वेश्चन, कोविड-19 वायरस किस परिवार से संबंधित है? किस वायरस संबंधित है? तो बी, कोरोना वायरस से संबंधित है कोविड-19। किसको मजा आया था सही में बताना कोविड-19 में। उसके बाद देखते हैं कोविड-19 का कारण बनने वाला पहला वायरस कोरोना वायरस परिवार से संबंधित है। नेक्स्ट, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो कौन सा था? अप्सरा भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था, जिसे 1956 में चालू किया गया था। लास्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लू रिवोल्यूशन यानी कि वो हरित क्रांति थी तो कृषि से रिलेटेड थी। ये हमारी आ जाती है नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध हमारा मत्स्य पालन यानी मछली पालन से है। इसके जनक कौन है? प्लीज कमेंट करके बताना। तो ब्लू रिवोल्यूशन का उद्देश्य मत्स्य पालन और मछली पालन उत्पादन के लिए वृद्धि के लिए किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और इसके नोट की टेंशन मत लेना। इसकी नोट्स जो हो जाते हैं वो हमारे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएंगे, जिससे आप
इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हैंड रिटन नोट बना सकते हैं। हैंड रिटन बनाओगे तो काफ़ी अच्छे होंगे। और इसकी फुल डिटेल चाहिए तो कमेंट कर देना, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, थैंक यू।